जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके जीके एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैंने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी का कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हों या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हों, सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। और जीके का इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट और अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? दोस्तों, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति शासन का होता है, ठीक है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु कितनी है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 65 वर्ष। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 65 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो टोटल 33 + 1 34 होते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में 34 है। तो एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 33 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? दोस्तों, उत्तर वैदिक युग, लेटर वैदिक युग की बात करते हैं तो उसमें आयरन की खोज हुई थी, ये नहीं, ठीक है। ये आपकी पूर्व वैदिक युग में हुई थी। तो उत्तर वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा थी, बिल्कुल सही है। साधारण और गैर अनुष्ठानिक उपासना होती थी, ये भी सही है। राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व था, ये भी सही है। लेकिन आयरन की खोज पूर्व वैदिक युग में हुई थी, ना कि उत्तर वैदिक युग में, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सही जवाब होगा कनिष्क थे, ठीक है, कनिष्क के टाइम में हुई थी ये, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है ना, ये अपने आप को दूसरा अशोक भी कहता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि द्वितीय अशोक किसको कहा गया, कनिष्क को कहा जाता है। और कनिष्क कुषाण वंश का राजा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, कुषाण वंश का राजा। क्या आपको पता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस देवता की उपासना की थी? तो आप याद रखना, कनिष्क जो था वो पहले शैव था, शैव मतलब शिव का उपासक था, बाद में ये बौद्ध बना था। तो आपसे पूछा जाए कि चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? तो कनिष्क के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में मानी जाती हैं। दोस्तों, जितनी भी आर्थिक वस्तुएं हैं ना, वो अर्थशास्त्र में पूंजी मानी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पूंजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? दोस्तों, आवर्धक लेंस की हम बात करें तो ये एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, उत्तल लेंस। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लेंस की क्षमता होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं तो 5 होते हैं, लेकिन आपसे पूछा है अस्थायी सदस्य है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 2 वर्ष का होता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, एक वांछनीय पिच्चक परिक्षेपण पैटर्न क्या होता है? दोस्तों एक अवांछनीय जो पिक्चर है एक्चुअल में, ये परिक्षेपण पैटर्न क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लाफ्टिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी लाफ्टिंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी है? दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा केमिकल है जो आर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी होता है। सही जवाब होगा मेल्थायान। मेल्थायान, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है मेल्थायान। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? एंटोमोलॉजी क्या है? तो आप बताएंगे कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुप्रसिद्ध तबला वादक है? दोस्तों जब भी हम तबले की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम सबसे पहले आता है, वो है उस्ताद जाकिर हुसैन। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो तबले वादक तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि तबले का आविष्कारकर्ता कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 11, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? दोस्तों चलती हुई साइकिल का बैलेंस बना सकते हैं, और ये आपका किस पर डिपेंड करता है? ये कोणीय संवेग का जो नियम है उससे पे डिपेंड करता है। तो आप याद रखिएगा, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर चलती हुई साइकिल को बैलेंस किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, अच्छा क्या आपको पता है कि साइकिल दिवस कब होता है? साइकिल दिवस होता है आपका 3 जून को। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? दोस्तों अर्धचालक की हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम के अतिरिक्त सिलिकॉन भी होता है और गैलियम भी होता है, तो ये आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां कौन सी होती हैं? दोस्तों मोबाइल में जो बैटरी होती है उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, और ऐसी बैटरी जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक बैटरी होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, द्वितीयक बैटरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी समस्या को हल करने की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होता है? दोस्तों किसी समस्या को हल करने की जो क्रमिक प्रक्रिया है और उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, फ्लो चार्ट तो आप देखे होंगे, वो अलग ही चीज़ होते हैं। इसका सही जवाब है एल्गोरिथम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MS एक्सेल डैश डैश में पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह है जो मूल पाठ तथा संख्याओं का धारण करता है। दोस्तों एक्सेल में क्या होता है? आपका वर्कशीट होती है। वर्कशीट में आपकी लाइंस होती हैं, कॉलम होते हैं, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, वर्कशीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? PDF की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम मद पहचानिए, सैलवास, सुंदरबन, प्रेरीज और पंपास। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो सैलवास, सुंदरबन और पंपास, ठीक है, ये क्या है? ये आपके घास के मैदान है। कौन से? ये आपके उष्ण कटिबंधीय में आते हैं, जबकि प्रेरी जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन सी, प्रेरीज। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है इनमें? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ताप्ती। ऑप्शन डी, ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती हैं,
और ये कहाँ पर गिरती हैं, ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा कावेरी के बारे में बात करें तो कावेरी को हम क्या बोलते हैं, कावेरी को कहा गया है दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी को। और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। और कावेरी पर ना एक बांध भी है, शिवा समुद्रम। तो शिवा समुद्रम ये झरना भी है और बांध भी है, तो ये आप जरूर याद रखना, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, 14 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होगी। तो दोस्तों तो वो कैसे निकालते हैं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आपको 14 का निकालना है और मल्टीप्लाई इंटू 100। बस इसको काट लीजिए 7 से और इसको काट लें 12 से, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 58.4%। तो 14 कैरेट के सोने की शुद्धता 58.4% होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सोने की, क्या आपको पता है कि आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है, AU। और मैं आपको बता दूं, सोने को लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। ओरम, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरम किस धातु का लैटिन नाम है, तो आप याद रखना सोने का नाम है। और भारत में ना एक खान है कोलार की खान, जो कि कर्नाटक में है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी KGF, सुने होंगे ना KGF मूवी, वो इसी खान को लेकर बनी थी सोने की। तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है, आयनी और सहसंयोजी आबंधों वाला यौगिक कौन सा है। दोस्तों एक ऐसा यौगिक जिसमें आपके आयनिक बंध भी हैं और सहसंयोजी बंध भी हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, इसमें दोनों बंध पाए जाते हैं, आप याद रखना। क्लियर। दोस्तों यहाँ लिखा गया है मैथेन, CH4 मैथेन होता है। और मैथेन जो है ना, ये धान के खेत से निकलने वाली गैस है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ सड़ती है, सड़ने के दौरान जो बदबू आती है वो मैथेन गैस के कारण ही आती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक नहीं है, तो पिक्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा, पिक्रिक अम्ल, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। जबकि टार्ट्रिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल जो होता है ना, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, या जो बर्र होती है उसके डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आप जानते हैं, ये आपके जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली में होता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21, क्या कहा गया है, जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों जैविक जीवन समर्थन तंत्र की हम बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष विमान के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि जो जैविक है वो क्या होता है, देखो जैविक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जीवन हो। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब जैविक चीज़ें होती हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन संख्या 22, निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का स्थापना की थी, ये सही है। फतेहाबाद बसाया था, ये भी सही है। फिरोजाबाद बसाया था, ये भी सही है। लेकिन तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। दोस्तों अंग्रेजों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की भारत में, उसकी परमिशन किसके द्वारा दी गई, ऑप्शन डी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जहांगीर, जिसके बचपन का नाम क्या था, सलीम। तो आप याद रखना, जहांगीर के टाइम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी, इसको अनुमति मिल गई थी। और जहांगीर जो है ना, आप इसके बारे में याद रखना, इसके दरबार में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की हम बात करें बंगाल में, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की उपज है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में है कॉर्नवालिस की कब्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। तो विश्व का अन्न भंडार अगर हम बात करते हैं तो किसको कहा गया, शीतोष्ण घास स्थलों को कहा जाता है।
शीतोष्ण घास स्थलों को अन्न भंडार कहा गया है, जैसे प्रेरीज हो गए आपके, डाउन्स हो गए आपके, कंटेबरी हो गए, ठीक है, आप याद रखना। अच्छा चलो कमेंट में लिख के बताओ, पुस्टास घास के मैदान किस देश में मिलते हैं? पुस्टास घास के मैदान किस देश में मिलते हैं, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 26, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को क्या कहा जाता है? दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग को हम क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्रभावी मांग कहा जाता है, प्रभावी मांग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह से कार्यान्वित कहा जा सकता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। तो भूमि सीमाएं, चकबंदी, काश्तकारी सुधार या मध्यस्थों का उन्मूलन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मध्यस्थों का उन्मूलन, जो बिचौलिए होते हैं उनका उन्मूलन, ठीक है, ये प्रभावी हो चुका है। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन डी, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत किसान किसे कहा जाता है, सीमांत किसान किसको बोलते हैं, तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको सीमांत किसान कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, प्रति मांग या क्रॉस मांग, ऑप्शन ए, प्रति मांग या क्रॉस मांग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 29, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? दोस्तों ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी बीपी मंडल ने, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मंडल आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 31, क्या कहा गया है? कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोई भी कार्बनिक वेस्ट है तो आप उसको वायु की मौजूदगी में अगर उसको अपघटित करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, भस्मीकरण कहा जाता है, ठीक है, भस्मीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया होती है कौन सी? इसका सही जवाब होगा अपसादन टंकी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परिवेशी वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन कैसे किया जाता है? दोस्तों वायु में मौजूद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका आकलन कैसे करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 24, लाइकेन, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है, ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, ठीक है, ये आप याद रखना, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी माना जाता है लाइकेन। और लाइकेन जो है ना सल्फर के सूचक भी होते हैं, सल्फर प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगर वायु में लाइकेन मौजूद है तो मतलब है कि वहाँ पे सल्फर का प्रदूषण नहीं है, अगर लाइकेन ख़त्म हो रहे हैं तो ये इस बात का सूचक है कि वहाँ पे सल्फर का प्रदूषण बढ़ चुका है। तो आप याद रखना लाइकेन जो होते हैं वो सहजीवी संबंध दर्शाते हैं कवक और शैवाल के बीच, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टीका, टीका या वैक्सीनेशन क्या है? दोस्तों टीका या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल रूप से एक आपका क्या बनाया जाएगा? एंटीबॉडी बनाया जाता है, ठीक है, एंटीजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, विश्व टीकाकरण दिवस किसके क्यों मनाया जाता है? आपको ये नहीं बताना कि कब मनाया जाता है, आपको बताना किसकी याद में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सार्क का मुख्यालय किस देश में है? दोस्तों सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई? सही जवाब होगा रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट पियरी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सिंपली कहें तो ये ओपेक के मुख्यालय के बारे में बात की जा रही है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वियना में है। ठीक है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है और इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार केवल और केवल हमारी संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत में कितने राज्य हैं अभी? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की अनुसूची 7 में क्या है? दोस्तों अनुसूची 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है? तो अनुसूची 7 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। हमने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस नदी से। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, पहला बिंदु तो आप यही याद रखिएगा। सतलज एवं सिंधु नदियों के उद्गम के पास ही इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। क्यों? क्योंकि तिब्बत में बहती है, तिब्बत के बाद में भारत में आती है और उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है? तो ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा ही टिक करना है। आगे आगे इसमें क्या है कि यह नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, या क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं नोट कर लेना कि हिमालय की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, चलिए। नमचा बरवा शिखर, नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश पे टच होता है, हिमालय का सबसे पूर्वी है। तो नमचा बरवा शिखर के पास से मुड़कर यह यू आकार के अक्षर में मोड़ बनाते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आप याद रखना कि भारत में कौन सी नदी तिब्बत से यू अक्षर के आकार में प्रवेश करती है? सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जहाँ इसे किस नाम से बोलते हैं? इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है दिहांग। क्लियर, याद रखना। जैसे जैसे इसमें कुछ नदियाँ मिलेंगी तो उसका नाम भी परिवर्तन हो जाता है। जब इसमें दिबांग, लोहित, कैनुला, देखो ये दोनों दिबांग, लोहित, कैनुला, आपसे पूछेगा दिबांग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो माजुली नदी द्वीप जो है ये आपका असम में है। ठीक है, माजुली एक जिला है एक्चुअल में पूरा अब। तो माजुली नदी द्वीप असम में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो एक शॉर्ट जानकारी थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मॉक टेस्ट। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।